फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, विच इज द मोस्ट कॉमन वन, और आइडियली ये भी कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट वन। तो ये हमारा जो डेवलपिंग एवरी डे, दिस इज इन इंडिया, नहीं दिस इज द वर्ल्ड, अच्छा वर्ल्ड वाला डेटा। और इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड देम, इट वाज ओनली आफ्टर फ्यू मंथ्स वी हैड एन इंडियन बेबी। इट इज एन अल्टीमेट प्रोसेस। आईवीएफ से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। मैक्सिमम सक्सेस रेट जो है वो 60 to 70% ही है। जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक आपको लग रहा है, तो भी इसका सक्सेस रेट इज नॉट 100%। बट ये जो फेलियर रेट है, इसके क्या कारण रहते हैं? For the yes, second attempt? this is the most important message I want to give the people who are watching. हमारा IVF फेल हो गया। So, talking about that, how do you really counter that emotional taxing with your patients के ऐसा कुछ है, तो आप कैसे उनके साथ डील करते हो? एक बार नहीं, इट इज वेरी कॉमन कि लोग हमारे पास पहुंचते पहुंचते ही 10-12 साल, 15 साल, 20-20 साल तक लोग वेस्ट कर चुके हैं। दूसरा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज एन एक्सपेंसिव थिंग। हम कहते हैं कि आप पैसा इंतजाम कर लें। आगे समझते हैं, जब आप एग्स जो हैं इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या फिर वो 9 मंथ का प्रोसीजर रहता है, या उससे कम होता है, या उससे ज्यादा होता है? एंड अल्कोहल, स्मोकिंग इज टेकिंग अ टोल इन इनफर्टिलिटी, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। फीमेल में वो एग रिजर्व घटा देते हैं, फीमेल में एग की क्वालिटी घटा देते हैं, मेल में स्पर्म सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करते हैं वो स्पर्म की सीमेन की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जो स्पर्म डोनर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, स्पर्म डोनेशन जो होता है वो ART बैंक के थ्रू ही होता है। So Dr. Nidhi, is surrogacy legal in India? Surrogacy is completely legal in India. फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, विच इज द मोस्ट कॉमन वन, और आइडियली ये भी कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट वन। तो ये हमारा जो फील्ड है ना, दैट इज अ वेरी रीसेंट फील्ड। रीसेंट मतलब जो सबसे पहली IVF बेबी है, शी इज अराउंड 45 ईयर्स, तो उस हिसाब से हम उसको रिसेंट ही कहते हैं। रिसेंट नहीं हुआ, बट इट इज डेवलपिंग एवरी डे। दिस इज इन इंडिया, नहीं दिस इज द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाला डेटा। और India is not far behind them. It was only after few months we had an Indian baby. So we are at par. We are almost at par. I'm sure. हाँ, तो and much better and at a very cheap rate. जो आप imagine, we do world class IVF treatment, not only IVF, any medical treatment in India, and in less than 10% of cost, where cost of the Western world. कोई भी चीज हम सिर्फ 10% कॉस्ट में कर रहे हैं, एंड वी हैव लैब्स, वी हैव OT फैसिलिटीज, वी हैव एवरीथिंग, इफ नॉट एट पार, बेटर देन द वेस्टर्न। करेक्ट, आई एग्री विद यू। दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ मेडिकल टूरिज्म एज वेल। तो अब बात हुई फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए क्या होता है, हम उस सेम साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी एग बहुत ज्यादा बन जाते हैं, कभी एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी नहीं होती है, और थियोरेटिकली देखा गया है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिजल्ट्स जो हैं वो फ्रेश से ज्यादा हैं। doesn't apply every time, but yes, it has been seen. तो उन केसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमने एम्ब्रियो बनाए उनको Day 5 या Day 3 पे फ्रीज कर देते हैं लैब में। फ्रीज मतलब सस्पेंडेड एनिमेशन में आपका एम्ब्रियो लैब के अंदर रखा गया है। फिर हम जनरली 1 महीने का ब्रेक लेते हैं। 1 महीने के ब्रेक में जो पहले हमने हार्मोन्स दिए हैं वो वॉश ऑफ हो जाते हैं, पेशेंट फील्स अ लिटिल कंफर्टेबल, वो पुराना जो इंजेक्शन वगैरह लगने का प्रोसेस, तो वो एट ईज आ जाते हैं। तो 1 महीने के बाद सेम अगेन Day 2 Day 3 पे हम पेशेंट को, फीमेल को कॉल करते हैं, और अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट जैसे हमने पहले कराया था वैसे हम कराते हैं। इस बार इंजेक्शंस नहीं लगते हैं, मोस्टली दवाइयां चलती हैं, और हम सीरियल अल्ट्रासाउंड्स जैसे उसमें कर रहे थे पहले ओवेरियन स्टिमुलेशन में, सेम सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करते हैं। बट इस बार हम एग को कम देख रहे होते हैं, एग को ज्यादा नहीं देखते, हम देखते हैं एंडोमेट्रियम को, बच्चेदानी की परत कैसे प्रिपेयर हो रही है, कैसे उसका थिकनेस बढ़ रहा है, ये देखते हैं। और जनरली देखा गया है 2 to 3 वीक्स में हमारा एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाता है और हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। सो अगर हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम 1 वीक का गैप देने के बाद फिर से पेशेंट को 2 से 3 वीक के लिए बुलाते हैं।
तो ये सेकेंड अटेम्प्ट में बेसिकली हो जाता है नहीं कंप्लीट? हाँ हाँ मोस्टली कंप्लीट हो जाता है। कुछ रेयर केसेस हैं जहाँ पे एंडोमेट्रियम मोटी नहीं हो पा रही होती है, कहीं पे देखा जाता है कि ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम की, देखिए इट इज एन अल्टीमेट प्रोसेस। आईवीएफ से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। मैक्सिमम सक्सेस रेट जो है वो 60 to 70% ही है। जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक आपको लग रहा है, तो भी इसका सक्सेस रेट इज नॉट 100%। हाँ, ये सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का, बट सक्सेस रेट 100% नहीं है। बट दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप जो है वो मेंटली प्रिपेयर होके आए इन सब चीजों के लिए। 60 to 65% आप बोल रहे हाँ, हो मैक्सिमम सक्सेस रेट सक्सेस वही रेट है। है? और इंटरनेशनल सक्सेस रेट हमसे कम ही है, हमसे ज्यादा नहीं है। आप इंडिया का बता रहे हाँ, हो? इंडिया का बता रहे हैं, क्योंकि उसका बेसिक डिफरेंस ये है कि हम एक से ज्यादा भी एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में जनरली एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। ओके, बट ये जो फेलियर रेट है इसके क्या कारण रहते हैं? देखिए, तीन ही चीजें हैं। एक है आपका एम्ब्रियो, हम्म। दूसरा है आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है, और तीसरा है इन दोनों की टाइमिंग। ठीक है। जो आईवीएफ में मेन है, कहते हैं कि इट्स अ क्रॉस टॉक बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। ठीक है। तो ये जो बहुत बार क्या होता है कि एम्ब्रियो हम जितना अच्छा चाहते थे उतना अच्छा नहीं बना, कोई जेनेटिक, बहुत बार क्या होता है कि एम्ब्रियो हम देख रहे हैं लैब में माइक्रोस्कोप से तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन, इट्स नॉट दैट अनकॉमन। जैसे कि आप कोई, मैं बैठी हूँ, मुझे अंदर से पीसीओ चल रहा है या मुझे अंदर से कुछ और बीमारी है, वो मेरी शक्ल से नहीं दिखेगा ना। करेक्ट। ठीक है। तो वो कैंसर पेशेंट भी हूँ और अभी हेल्दी हूँ, तो बाहर से हेल्दी ही लगूंगी। तो अंदर की चीजें बहुत बार नहीं दिख पाती हैं, तो वो जेनेटिकली कुछ गड़बड़ एम्ब्रियो में हो सकती है, या बहुत बार देखने में ही पता चल जाता है कि गड़बड़ है। दूसरा एंडोमेट्रियम में हो सकती है। एंडोमेट्रियम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि उसका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, वो बहुत अच्छी नहीं हो, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि जनरली हम फर्स्ट आईवीएफ में उतना इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, बिकॉज एवरी इन्वेस्टिगेशन वी डू इज टेकिंग टाइम एंड मनी। तो जब हमारा सक्सेस रेट इतना है तो हम पहले में ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, एंड इन दैट मैटर वी आर एबल टू रेस्ट्रिक्ट ऑन द टाइम, हम बहुत बचा पा रहे हैं और पैसा भी हम बहुत ज्यादा बचा पा रहे हैं। और तीसरा जो हमने कहा कि टाइमिंग, बहुत बार क्या होता है कि इट इज सच अ कॉम्प्लिक, गॉड हैज क्रिएटेड दिस प्रोसेस एंड वी ह्यूमंस आर ट्राइंग टू मैच दैट। सो बहुत बार क्या होता है कि एंडोमेट्रियम और उसकी जो एग्जैक्ट टाइमिंग होनी चाहिए वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। वो एक रीजन, तो यही तीन रीजन है आईवीएफ के फेलियर के, और सबका हमारे पास सॉल्यूशन है, मतलब आप ये हमारे कह रहे हैं पास कि सबका सॉल्यूशन है। अगर कोई फेल भी हो जाता है तो देन दे कैन कम फॉर द सेकंड Yes, अटेम्प्ट? this is the most important message I want to give the people who are watching. हमारा आईवीएफ फेल हो गया तो अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें फिर से आईवीएफ करवाना है। और दिस इज ऑन रिकॉर्ड, जो लोग लगे रहते हैं, जो ये हार मान के नहीं बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा, यू जस्ट हैव टू कम बैक टू योर डॉक्टर एंड आस्क कि मैडम क्या हो सकता है या सर क्या हो सकता है मेरे फेलियर का रीजन। जो मैंने आपको तीन बातें बताई, एम्ब्रियो का प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियम का प्रॉब्लम और दोनों के क्रॉस टॉक का प्रॉब्लम या टाइमिंग का प्रॉब्लम, ये तीनों करेक्टेबल हैं। एंड आईवीएफ इज नॉट जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, आईवीएफ के बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर चीज को अलग अलग रेक्टिफाई करके वापस से आईवीएफ किया जा सकता है, या जहां पे कोई रीजन नहीं मिला वहां पे ऑलरेडी मेनी टाइम्स आपके एम्ब्रियो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो प्रिजर्व रहते हैं। क्योंकि जब हम एम्ब्रियोज बनाते हैं या एक बनाते हैं, मैंने आपको क्या बोला, हम एक ही नहीं बनाते हैं, नेचुरली में हम एक बनाते हैं, बट जब हम आईवीएफ करते हैं तो हमें जितने दिख रहे हैं ओवरी में हम सबको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर राइट टाइम पे राइट एज पे किया जाता है तो मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि हमारे पास फ्रोजन एम्ब्रियो एक्स्ट्रा रह जाते हैं, क्योंकि हमने जब हमें कितना, हमें 1 से 2 एम्ब्रियो चाहिए,
प्रेगनेंसी कराने के लिए, बट जब हम बनाते हैं तो इवन ऐसे 8-8 एम्ब्रियो बन जाते हैं, 10-10 बन जाते हैं, बहुत फर्टाइल है जिनका ट्यूबल फैक्टर है, मतलब सिर्फ जो एग है वो स्पर्म के पास नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी मेल का और फीमेल का सब कुछ ठीक है, एज भी ठीक है, एम्ब्रियो एग्स के नंबर जो फॉलिकल में है वो भी ठीक है। तो ऐसे केसेस में तो हमारे पास बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट साइकिल में कंसीव कर जाते हैं या प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो एम्ब्रियोज अगली प्रेगनेंसी के लिए फ्रीज कर दिए जाते हैं। अगर आप कंसीव नहीं करते हैं इन द फर्स्ट गो तो वो बने हुए एम्ब्रियो आपके पास रखें, जस्ट आपको एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन का जो मैंने बोला जिसमें इंजेक्शन नहीं लगता है, सिर्फ दवाइयां लगती हैं, तो हम बस एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन करते हैं और बने हुए एम्ब्रियोज डाल देते हैं। तो हार नहीं मानना है। एज आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, दिस इज एन एंट्रेंस एग्जाम। हम इंडियन लोग पढ़ाई के तरीके से सब कुछ समझ जाते हैं, तो इट इज एन एंट्रेंस टेस्ट। आप तब तक हार नहीं मान सकते जब तक यू हैव नॉट अचीव्ड अ गोल। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। हमारे पास एग डोनेशन की सुविधा है, हमारे पास स्पर्म डोनेशन की सुविधा है, हमारे पास सरोगेसी की सुविधा है। एवरीवेयर इन इंडिया इट इज अवेलेबल। तो हर चीज को हमारे पास एम्ब्रियो टेस्टिंग की सुविधा है, सब कुछ है हमारे पास। तो वी आर अ पैकेज, वी मतलब नॉट ओनली मी, ऑल द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सिटिंग हियर। सो हार मत मानिए, इवन आपका आईवीएफ फेल हो गया है, आप फिर से कंसीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो आप फेलियर रेट बता रहे हैं 30 to 35%, वो हम उसको 35% क्यों बोल रहे हैं? when the patients can come again and they can do a second attempt, is it because they're not coming for the second time, that's why we're saying that? देखिए, it is not that simple to state, हर चीज का एक डिफिनीशन है। जनरली जो मैं ये मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम सक्सेस रेट। यहाँ पे ये सक्सेस रेट काफी कम भी हो सकता है, अगर एग रिजर्व फीमेल का बहुत कम है, स्पर्म भी ठीक नहीं है, the quality of embryo made is not that good, the uterus is not, तो वो घट के 30% पे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन। मैंने क्या बताया कि जहां पे ट्यूबल फैक्टर है और कुछ नहीं है, तो वहां पे सक्सेस रेट इज एज हाई एज 80%, क्योंकि सिर्फ हमें एक जो ये बीच का रास्ता कम्युनिकेशन में गड़बड़ था, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो वहां तो सक्सेस रेट, हम ये जो 60 to 65 ओवरऑल बताते हैं, तो वो वहां पे 80% तक पहुंच जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हाँ ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी मल्टी फैक्टोरियल हो जाता है, वहां पे ड्रॉप्स अप टू 20, 25, 30% इवन, क्योंकि वहां पे हम मिरेकल करने की आप कोशिश। एग्जामिन करके आप बता तो देते होगे अपने पेशेंट्स को कि देखिए, दैट द चांसेस आर वेरी हार्शनिंग ऑलवेज टू टेल कि नहीं भैया आपका 20% ही होगा, एंड वी डोंट नो। बहुत बार हमने देखे हैं कि बहुत खराब यूट्रस है, एम्ब्रियो की क्वालिटी बहुत खराब है, बट दे कंसीव। सो इवन फॉर देम वी डोंट से कि आपका 20% चांस है, क्योंकि आप पहले ही मोरल डाउन कर रहे हो ना। सो यू नो, टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ डू यू रियली काउंटर दैट इमोशनल टैक्सिंग विद योर पेशेंट्स के ऐसा कुछ है, तो आप कैसे उनके साथ डील करते हो? देखिए, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज ऑलवेज अबाउट काउंसलिंग, काउंसलिंग, काउंसलिंग। जिस दिन मरीज आपके पास आता है, उस दिन से आपका और मरीज का एक रैपो होता है, रिलेशनशिप होता है। सबसे पहला काम होता है कि पीस ऑफ माइंड। देखिए, आप ये कराने आए हैं, ये आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे पहुंच गए हैं, आप यू आर जस्ट अ few steps away from that. The first thing important, अगर कोई पेशेंट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जो बैरियर बहुत लंबा है, आपको लगता है कि इनफर्टाइल हैं तो आ ही जाएंगे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, ऐसा नहीं होता है। लोग बहुत सारे गांव पे हैं तो ओझा और वैद्य में लगे रहते हैं, वो उससे थोड़ा ऊपर आए तो क्वैक्स में लग जाते हैं, उससे ऊपर आए तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले गए। बहुत बार, और एक बार नहीं, इट इज वेरी कॉमन कि लोग हमारे पास पहुंचते पहुंचते ही 10-12 साल, 15 साल, 20 साल तक लोग वेस्ट कर चुके हैं। कि अगर हम यही सोचते हैं कि अगर आप मेरे से 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी मिले होते तो आई वुड हैव गिवन यू अ बेटर आउटकम। ठीक है, तो ये सबसे पहला, तो हम यही सबसे पहले उनको काउंसल, आप यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो सबसे पहली काउंसलिंग तो यहाँ ये होती है। दूसरा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज एन एक्सपेंसिव थिंग। हम कहते हैं कि आप पैसा इंतजाम कर ले, अराउंड देखिए, एक बार में आप एक ही चीज टैकल कर सकते हो, सब कुछ एक साथ नहीं टैकल कर सकते हो।
तो हम कहते हैं कि हाँ ये इतना 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 अप्रॉक्स आपका खर्चा आएगा। सबके पास एक टीम होती है फाइनेंस बताने के लिए, जी। तो वो हम बताते हैं कि आप कुछ तो क्या होता है, कुछ प्री मेडिकेशन हमें करना होता है। आपका ये गड़बड़ है, पहले हम इसको ठीक करेंगे, फिर हम आईवीएफ के लिए जाएंगे। वजन बहुत ज्यादा है तो उसको कम करेंगे, फिर जाएंगे। डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करेंगे, तब जाएंगे। हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल, तो पहले तो हमें पेरिफेरी की सारी चीजें ठीक करनी करेक्ट होती करनी है। है। मेनी अ टाइम सिर्फ वही करेक्ट करने से बहुत स्टेट ऑफ माइंड पेशेंट का काम डाउन हो जाता है। मैक्सिमम फीमेल हु कम टू अस इज वर्किंग। एक जो बहुत बड़ा हमारा, आप हर क्लास की बात करिए, इट्स नॉट ओनली एजुकेटेड क्लास, हर क्लास में महिलाएं अब बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। तो वो जो एडिशनल लोड है ना, वो बहुत बार क्या होता है, द वर्क इज सो स्ट्रेसफुल, दे आर नॉट एबल टू कोप अप। तो बहुत बार हम कहते हैं कि आप छोटा सा सबैटिकल ले लीजिए, नॉट फॉर एवरीवन। द पीपल हु आर एबल टू मैनेज, देयर आर जो आराम से आते हैं, बोलते हैं कि मैडम हम तो आपके पास आ गए हैं। जो सबसे अच्छे रिजल्ट हमें आते हैं वो कहाँ आते हैं पता है? जहां पे पेशेंट कहता है कि हम जहां पे वो समझते हैं कि नहीं, ये दिस इज द राइट प्लेस, आई हैव कम, अब जो है वो मैडम का काम है। मेनी अ टाइम्स वी से दैट इट इज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। जो जाके 10 बार गूगल नहीं करते, जो 10 बार जाके सक्सेस रेट नहीं देखते, जो 10 बार किससे सक्सेस रेट बढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ते, दे आर द पेशेंट्स हु कंसीव सेम फैक्टर्स में, वो ज्यादा कंसीव करते हैं। रीजन बीइंग समवेयर दे आर रिलैक्स, ऑल द हॉर्मोन्स, जितने भी हार्मोन है, स्ट्रेस की वजह से सारे इधर उधर उधर हो जाते हैं। तो अगर आपने एक फैक्टर को थोड़ा साइड कर दिया तो सक्सेस रेट में डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आपके जितने सवाल हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, मेनी अ टाइम्स हमारे पास पहुंचने से पहले आपका बहुत कुछ हो चुका होता है, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं। तो आपके जितने सवाल हैं, आप किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आप सब डॉक्यूमेंट कर लीजिए, आप सब लिख के लाइए। जितने सवाल हैं आपके डॉक्टर सब कुछ आंसर करेंगे, एंड दैट विल गिव यू अ क्लियरर व्यू। डोंट गूगल, क्योंकि गूगल पे सब कुछ होता है, एंड एनीबडी कैन राइट ऑन गूगल। आप भी लिख सकते हैं, आपका फेलियर हुआ, आप भी जाके लिख सकते हैं कि ऐसे करने से ऐसे होता है, बट दोज ऑल द, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ऑथेंटिक थिंग। तो इसलिए बेटर यही होता है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जितने सवाल आपके दिमाग में हैं वो सब आप उनसे पूछिए। सब आपको टाइम देते हैं और वो सवाल आपको के जवाब आपको बताते हैं। डोंट अननेसेसरी सी many a things, because many of these information are not genuine। ये जेन्युइन होने के बावजूद भी सबकी बॉडी अलग अलग हाँ होती है, और एग्जैक्टली, किसने क्या मैं लिखा वही है बोला ना वो आपकी कि बॉडी पे किसी का काम करे या सक्सेस ना करे। रेट कुछ भी हो सकता है। कि लोगों को लगता है इनफर्टिलिटी जस्ट एक चीज है, ये आईवीएफ है, नहीं, ये अपने आप में पूरा स्पेक्ट्रम है। किसी को बस छोटा सा फैक्टर से लेके बहुत बड़ा फैक्टर भी हो सकता है। तो नॉट ऑल इनफर्टिलिटी इज सेम, नॉट ऑल द पेशेंट्स आर सेम, नॉट ऑल द फीमेल्स आर सेम। तो इसलिए आप किसी और पे जो काम किया है वो आप पे करेगा ये जरूरी नहीं है, बट यस नेसेसरीली वो आपका स्ट्रेस तो जरूर बढ़ाएगा। बट डॉक्टर निधि, क्या आई डोंट नो वेदर वी कैन चेक दिस और नो, बट डू यू थिंक दैट यू कैन थ्रो सम लाइट इन टर्म्स ऑफ क्या कॉस्टिंग रहती है एक मिनिमम और मैक्सिमम? देखिए या इट्स टू मिनिमम, वास्ट इट इज टू टू बी वास्ट डिस्कस्ड? टू बी डिस्कस्ड, बट 1.5 लाख से नीचे तो नहीं हो कुछ नहीं पाता, होता, एक नहीं हो बेसिक पाता। ट्रीटमेंट भी एक आप कह रहे हो? बेसिक है, अगर आप गुड क्वालिटी इंजेक्शंस लगाएं, गुड क्वालिटी, बिकॉज द लैब, कितने लोग इन्वॉल्व हैं पूरे प्रोसीजर में, कितनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो वो सारे फुलफिल नहीं हो पाते। 1.5 से लाख से नीचे तो मुझे लगता है, और पैसे के अमाउंट से मत जाइए। देयर आर एजेंसीज हु कैन हेल्प यू दीज डेज विद द इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, बहुत तरह की ईएमआईज में भी काम होता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, आपने जो ये 2-2, 4-4, 10-10 हजार करके इतने साल खर्च किए हैं, टेस्ट करा हाँ टेस्ट करा के, एक डॉक्टर पे फेथ नहीं करके, इस पे करके, उस पे करके, ये एक्यूमुलेटेड है। ये 1.5 लाख तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, वो आपके सामने आपको दिखाई देगा कि इतना हो रहा है। ठीक है, तो इस अमाउंट से ना डरें। आप ये स्किप करके फिर कहीं चले जाएंगे, फिर 2 साल बाद हमारे पास आएंगे, फिर तब तक आपके अंडे कम हो गए होंगे। ठीक है, तो मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन कि डॉक्टर ने किसी को प्रिस्क्राइब कर दिया है
कि हाँ आपका किसी और चीज से नहीं हो सकता, आईवीएफ ही होगा। फिर उनको लगता है कि नहीं हम बहुत बड़ा काम है, बहुत महंगा, सेकंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं, आराम से घर बैठ जाते हैं कि अब तो मेरे बस का ही नहीं है। प्लीज हिम्मत करिए, कभी भी दुनिया में कोई भी काम बिना हिम्मत के नहीं होता। आप जाइए और जाकर मिलिए अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, आपको वो पेमेंट के मामले में भी ऑप्शंस दे सकते हैं। अभी तक इंडिया में इंश्योरेंस बहुत ज्यादा नहीं थे, अभी कुछ आए हैं और फ्यूचर में बहुत सारे आएंगे। इवन प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है बट देयर आर ऑप्शंस जहां आपको फाइनेंस कराया जा सकता है, तो इस बात से आप ना डरें। तो आप कह रहे हो कि इंश्योरेंस अभी कोई कंपनी कवर नहीं करती नहीं, कुछ कंपनीज हैं जो कवर करती हैं, अब मैं ऐसे नहीं बता सकती, बट हाँ है। बट अदरवाइज देयर आर ईएमआई ऑप्शंस एज वेल, ईएमआई ऑप्शंस बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी को हम नहीं कहते हैं, जिनको रियली रिक्वायर्ड होती है हम उन्हीं को कहते हैं कि आप, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो आप ही से आना है ना, चाहे आप एक बार इकट्ठा करके दीजिए, चाहे ईएमआई में दीजिए, तो इट्स बेटर, और पैसे का फिर आपको स्ट्रेस हट जाता है, हाँ मैंने दे दिया, तो वो एक अच्छी बात होती है। और खुदरा जो हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं खुदरा करके लोग बहुत खर्च कर चुके। आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया, एक एचएसजी कराया, और अल्ट्रासाउंड तो इनडेफिनिट होता है, इनफर्टिलिटी में अल्ट्रासाउंड होता ही रहता है। लोग बोलते हैं मैडम पिछले ही महीने तो कराया था, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो फीमेल का होता है और खास करके इनफर्टिलिटी का होता है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें दिखाता है, इसलिए हमें सीरियल अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है और हर महीने भी देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए तो आगे समझते हैं। जब आप एग्स जो है इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या फिर वो 9 मंथ का प्रोसीजर रहता है, या उससे कम होता है, या उससे ज्यादा होता है? सबसे पहले इनफर्टिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, आईवीएफ इज अ डिफरेंट थिंग, एंड प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये आईवीएफ और प्रेगनेंसी को ना जोड़े जी, ठीक है। आईवीएफ हुआ कि आपके अंदर एम्ब्रियो डाल दिए, एम्ब्रियो डालने के बाद हम लगभग 14 से 15 दिन की दवाएं देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, वो सब हम देते हैं, और उसके बाद 14वें 15वें दिन हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसको कि सीरम बीटा एचसीजी कहते हैं, और उससे पता चलता है कि आप एग्जाम में पास हुए या फिर से आपको, आई वोंट से फेल होना है, रीअपियर करना है आपको। ठीक है, दैट्स द राइट वर्ड, वी वोंट से फेल एवर। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस, ये आपका आईवीएफ की पूरी कहानी यहाँ खत्म हो गई। डोंट रिलेट इट विद प्रेगनेंसी। नो, आई एम नॉट रिलेटिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर साइकिल। बताती हूँ। हाँ, तो ठीक है, अब उस रिजल्ट में आपका बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ गया, मींस यू आर प्रेग्नेंट, और कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाएंगे, उसमें देखेंगे बच्चा कहाँ है, हार्ट बीट आई या नहीं आई, एंड देन द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी फॉलोज स्टार्ट्स। इसमें बहुत सारे आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो 3 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी देखते हैं, और उसके बाद आपको ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो अपनी प्रेगनेंसीज को भी देखते हैं। तो बट जब भी हम बात करेंगे तो आईवीएफ अलग है और प्रेगनेंसी अलग है। ये 9 मंथ जो है वो अलग हो गया, वो अलग है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स हम, क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शंस और दवाइयों पे होते हैं, तो वी लाइक टू फॉलो अप क्लोजली। But typically we can say it's about what, between 25 to 30 days process, IVF process complete. 3 वीक्स ही लेके चलिए। अगर आपका सेम साइकिल में ट्रांसफर होता है, जिसको कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, तो वो 3 वीक्स का होगा। और जब हम कहते हैं कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, तो 3 वीक करके 2 बार 1 महीने के गैप में, कभी कभी 1 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। तो 3 weeks के बाद IVF is complete, then the pregnancy journey that starts, right? And that is typically जो जैसे सारी प्रेगनेंसीज का होती है, तो वैसा। और उसमें जब बेबी बॉर्न होता है, तो इज इट लाइक अ नॉर्मल, और दैट डिपेंड्स ऑन देखिए क्या लोगों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा होता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक प्रेगनेंसी है। यस, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स व्हाई यू वर नॉट कंसीविंग। मेनी अ टाइम्स आपका जो सबसे कॉमन है, एज आपकी ज्यादा थी। आपकी एज अगर ज्यादा थी
तो देयर विल बी मोर चांसेस कि आपको डायबिटीज हो जाए, जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी वाले, हो सकता है कि आपको आपका बीपी बढ़ जाए। और एल्डरली होते हैं, मेनली 30-35 के ऊपर के पेशेंट्स होते हैं जो अपने आप में ही एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो आईवीएफ की वजह से क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आईवीएफ की वजह से आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो गई। हाँ, आईवीएफ की वजह से आपकी प्रेगनेंसी को हम प्रेशियस प्रेगनेंसी कहते हैं, बट आज के एरा में एवरी प्रेगनेंसी इज अ प्रेशियस प्रेगनेंसी। you think a lot, you plan a lot before going towards a parenthood journey. तो इसलिए we won't say हाँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम, एफर्ट आपका भी और आपके डॉक्टर का भी लगा होता है, एंड यू आर little on the higher side of medication. तो yes, regular visits are very very important and that is important for any pregnancy. कुछ इसमें बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अगर आपके डॉक्टर जो आपका आईवीएफ कर रहे हैं वही गायनी आपका ऑब्स्टेट्रिक्स भी देख रहे हैं तो बेटर है। अगर नहीं भी देखते हैं तो आइडियली दे वुड रेफर यू टू अ गायनेकोलॉजिस्ट और एन ऑब्स्टेट्रिशियन हु वर्क्स इन अ डिसेंट सेटअप जहाँ पे एनआईसीयू अच्छा है, आईसीयू अच्छा है, तो वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं। बट एज सच कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है इसलिए आपका सिजेरियन हो जाएगा, या आईवीएफ प्रेगनेंसी नहीं है तो आपका नॉर्मल ही होगा। तो ये सिजेरियन और नॉर्मल को आप आईवीएफ की से ना जोड़ें, इसको अपने प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से जोड़ें। कहीं बच्चे की धड़कन कम होने लगती है, कहीं बच्चे का वेट कम हो जाता है, कहीं अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, कहीं प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं पेशेंट का प्लेसेंटा जो है वो लो हो सकता है। सो देयर आर रीजंस क्यों आपका सिजेरियन होगा। इट इज जस्ट नॉट बिकॉज यू आर एन आईवीएफ कंसर्न। वो तो हो गया नॉर्मल, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस, और आई डोंट नो वेदर इट्स टू सून टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट क्या ऐसा होता है कि अगर एक पेरेंट इनफर्टाइल है, आई मीन आइदर बोथ और लेट्स से फीमेल, तो जब उनका बेबी हुआ वो बड़ा हो गया, क्या उसके भी चांसेस हो सकते हैं इनफर्टाइल होने के? देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे कहते हैं कि पीसीओ, मान लो हम पीसीओ को लेते हैं, तो अगर मैंने इनफर्टिलिटी पीसीओएस की वजह से की तो देयर आर चांसेस कि उसके बच्चे में भी पीसीओएस हो सकता है। नॉट नेसेसरीली कि होगा ही, चांसेस विल बी मोर देन अ नॉर्मल पॉपुलेशन। पुअर ओवेरियन रिजर्व जैसे हमने बात की तो देखा गया है कि बहुत बार, या अर्ली मेनोपॉज मदर में हुआ था, तो फीमेल में भी अर्ली मेनोपॉज अगर होगा, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंट, तो कुछ चीजें हैं जो फॉलो अप में होंगी, बट नॉट ऑल। नॉट ऑल। राइट। मेरे को आप ये बताएं कि टिपिकली इफ वी लीव अपार्ट द हेरिडिटरी रीजन of a person being Hereditary reason is very small. I'm saying let's just leave that aside. But what are the other reasons of being infertile? मतलब क्या आपकी नजर में ऐसे? Infertility, let's again divide it into male infertility and female infertility. Female infertility से हम start करते हैं। जो common reasons हैं, poor ovarian reserve, ठीक है, PCOS पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। नॉट ऑल पीसीओडी और PCOS पेशेंट्स आर इनफर्टाइल, ये जो बहुत बड़ा मिथ है। नॉट ऑल ऑफ देम आर इनफर्टाइल। फिर एंडोमेट्रियोसिस करके एक चीज होती है, फिर उसके बाद फाइब्रॉइड जो किसी ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे वो प्रेगनेंसी, या तो साइज बहुत बड़ा है। नॉट ऑल फाइब्रॉइड्स लीड टू इनफर्टिलिटी, देयर आर फ्यू फाइब्रॉइड्स व्हिच कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। जो सबसे कॉमन है जो मैंने आपको बताया, ट्यूबल फैक्टर, ट्यूब में ट्यूब ब्लॉकेज है। बहुत तरह के इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, वो भी आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। आपके टीबी जैसी कोई बीमारी है वो आपको इनफर्टाइल बना सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो फीमेल में है। मेल में और कुछ कॉन्जेनिटल, जैसे हमने बताया, टर्नर सिंड्रोम्स है, डाउन सिंड्रोम्स है, और बहुत तरह के ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो आपको इनफर्टाइल कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और बहुत सारे कुछ सिंड्रोम है जो हो सकते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग इज टेकिंग अ टोल इन इनफर्टिलिटी बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। फीमेल में वो एग रिजर्व घटा देते हैं, फीमेल में एग की क्वालिटी घटा देते हैं, मेल में
स्पर्म सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करते हैं वो स्पर्म की सीमेन की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जो स्मोकिंग है वो आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी करता है। सो देर आर इंक्रीज्ड, मेल तो स्मोक करते ही थे, फीमेल में स्मोकिंग, जब भी हम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्मोकिंग, वी टॉक अबाउट लंग डिजीजेस, वी टॉक अबाउट कैंसर्स, लंग कैंसर, कोई ये नहीं बताता कि स्मोकिंग इनफर्टिलिटी को कितना ज्यादा हैम्पर करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। एंड स्पेसिफिकली फीमेल इनफर्टिलिटी, वी से कि अगर 1 साल किसी ने क्रॉनिक स्मोकिंग की है तो वो उसके ओवेरियन एज को 10 साल तक बढ़ा सकता है। इट इज टू बैड अ थिंग। तो स्मोकिंग इट लुक्स वेरी लिबरेटिंग बट इट इज नॉट। वो आपको बहुत सारे फैक्टर्स में, एंड विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट वीडियो कि स्मोकिंग फीमेल्स में क्या क्या खराब कर सकता है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। लेट मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। लेट मैरिज भी है, और बहुत बार क्या होता है कि ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली दीज डेज, अब एक तो लेट मैरिज होती तो अंडरस्टैंडिंग समझने और इसमें बहुत टाइम लग जाता है, and the chances of family separations are very high. So people take time, even after getting married they don't conceive next month, they don't plan to get pregnant in next 1 year, which I wouldn't say that it is It's bad. it's bad, because you have to behave like a family, then only you can conceive. conceive and you can bear a child, because you need to give a good family to the baby. तो ये भी एक important factor है। तो ये सारी चीजें भी इनफर्टिलिटी को करती है। अब इसी से रिलेटेड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगी। मेल में एजिंग का स्पर्म के लेवल पे बहुत फर्क उसमें भी पड़ता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ता है जितना फीमेल में पड़ता है। तो देर इज वन थिंग वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस लॉन्ग इज oocyte cryopreservation और एग फ्रीजिंग इन फीमेल्स, जहां पे हम ये बात करते हैं कि आप जैसे कि बहुत बार यू आर नॉट मैरिड, उन केसेस मैरिड को मोस्टली हम एम्ब्रियो के लिए ही कहते हैं। एग मतलब कि सिर्फ आपने अपने जो ये प्रोसेस है, ये इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आईवीएफ पार्ट, कि आपने एग्स जैसे आईवीएफ हमने किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एग को हम एम्ब्रियो के बदले एग को प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, एग को प्रिजर्व करके रखेंगे, और व्हेन यू गेट अ पार्टनर एंड व्हेन यू फील दैट यू आर ओके, हाँ ओके फॉर टू कैरी अ प्रेगनेंसी, तब हम उसको एक स्पर्म मेल स्पर्म लेके और फिर हम फर्टिलाइज करते हैं, और बाकी आईवीएफ का प्रोसेस उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने करियर में पीछे नहीं रह सकते, आप लाइफ पार्टनर चूज करने में और डिसाइड करने में, इन सब चीजों में आप बहुत चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस वन थिंग यू कैन डू टू एम्पावर योरसेल्फ, कि हम अपने एग पहले से प्रिजर्व करा के रखें, सो दैट जब हमें बहुत बार आपको लगता है नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, और जब आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं, then you don't, your eggs are drying out. तो हम हमेशा कहते हैं कि if you see that in next few years you are not planning and you feel that your age will be crossed, then it's always a better way to freeze your eggs. And we have very sophisticated labs. प्लीज कम एंड फ्रीज बहुत सारे हम करते हैं, बट अभी भी हम जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पाए हैं। बट क्या ड्यूरेशन तक आप ये एग फ्रीज करके रख सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम? अगर आप थियोरेटिकली जाएं तो इंडेफिनिट टाइम, लेकिन 10 years 20 years इज द मैक्सिमम जब लोगों ने किया है और उसका बेबी हो गया है, दैट इज द मैक्सिमम। बट लोग 5 साल 10 साल जब आप जितना टाइम, अब बहुत अर्ली तो हम करते नहीं है ना। oocyte cryopreservation के जो वो हैं, दैट इज लेट 20s एंड अर्ली 30s। दिस इज द टाइम जब हम कहते हैं कि आपको अपना एग प्रिजर्व करा लेना चाहिए। और बहुत अर्ली में अगर करा लेते हैं तो ये देखा गया है कि सब खुद ही कंसीव कर जाते हैं, तो इतनी जो आपने मेहनत की वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब आपके एग्स ऐसे ही गए। बहुत ज्यादा एज में करते हैं तो वो एग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, और आपको एक से ज्यादा साइकिल कराने की जरूरत पड़ती है। मेनी अ टाइम्स एक से साइकिल ज्यादा कराने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 10 to 15 गुड एग्स
टू प्रिजर्व, जो कि प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होगा। अगर उससे कम है तो उसको लेटर आपको ये भी लगा कि हमने कर लिया, फिर जब आप बाद में 5 साल बाद 7 साल बाद आए प्रेग्नेंट होने के लिए, तो यू माइट फील दैट दोज एग्स नॉट सफाइस, क्योंकि ये पूरे आईवीएफ के लिए है, पूरे जर्नी के लिए, कि जितने आपको एग्स दिखेंगे फॉलिकल में, जितने फॉलिकल्स दिखेंगे उतने बड़े नहीं होंगे, जितने बड़े होंगे उतने सब में से एग नहीं निकलेंगे, जितने एग हमें मिलेंगे वो सारे फर्टिलाइज नहीं होंगे, जितने फर्टिलाइज होंगे उसमें वो सारे डे 3 नहीं पहुंचेंगे। जरूरी नहीं है कि जितने डे 3 पहुंचे वो डे 5 पहुंचे, तो हर लेवल पे डिग्रेडिंग डिकेइंग होता है, इसीलिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा नहीं है कि मैंने 20 अंडे निकाले तो 20 एम्ब्रियो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं एग फ्रीजिंग की, हम कहते हैं कि आप कम से कम 10 से 15 एग अगर आपने फ्रीज करके रखें तभी आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करिए। डॉक्टर निधि, एक जनरल मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे इन केस द फीमेल इज, मतलब वो 100% ठीक है टू बी प्रेग्नेंट, बट द प्रॉब्लम इज ओनली इन द मेल, तो और उनका अगर स्पर्म काउंट बिल्कुल ही 0 है, तो क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर भी आप वो एग्स फर्टिलाइज कर सकते हैं? You have to be clear in your question. In terms that, do you also or are the parents really open to have a sperm donor? हाँ, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब हमें सीमेन में स्पर्म नहीं मिला, जिसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया, तो उसमें 2 तरह के फैक्टर हो सकते हैं। एक, जो टेस्टिस में बन रहा है बट वो बाहर नहीं आ रहा है, दूसरा हुआ कि वो बन ही नहीं रहा है। तो जो टेस्टिस में बन रहा है और बाहर नहीं आ रहा है, उसमें टीजा या एफएनएसी करके हम वो निकाल के रख लेते हैं और फिर उससे इक्सी करते हैं। बट जहां पे बन ही नहीं रहा है, those are the candidate for sperm donation, and sperm donation is quite prevalent, and we look for जो sperm donor के बारे में एक बहुत important बात मैं बताना चाहूंगी। sperm donation जो होता है वो ART बैंक के थ्रू ही होता है, यस, पहले स्पर्म बैंक्स कहते थे उनको, उसके थ्रू ही होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई कैंडिडेट अपना लेके आया और बोला कि इसका ट्रांसफर कर दो। देयर इज अ प्रॉपर चैनल। वो जो स्पर्म होते हैं वो 6 मंथ के लिए फ्रीज किए जाते हैं, उस पूरे ड्यूरेशन में सारे इन्फेक्शंस के लिए, और उसके लिए उसको स्कैन किया जाता है, सारे वायरल मार्कर्स, HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस सी, ये सारी चीजों के लिए उनको स्क्रीन किया जाता है और देखा जाता है कि 6 महीने में उनको ये सब नहीं हुआ, तब उसको, तो ये प्रॉपर रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सीमेन बैंक है जिसके थ्रू आप सीमेन ले सकते हैं। तो रैंडमली कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, तो वो रैंडम भी होगा। तो जब हम ट्रांसफर करते, अब पहले क्या होता था कि नोन डोनर्स अलाउड नहीं थे। अच्छा, पहले नॉन डोनर्स बिल्कुल अलाउड नहीं थे, अब नॉन डोनर्स अलाउड हैं, बट उनको भी वो प्रॉपर जो रिगरस प्रोसेस ऑफ स्पर्म फ्रीजिंग और जो ART बैंक वाला है उसको फॉलो करके ही आना होगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, मतलब लेकिन टिपिकली कई बारी कपल्स का ये रहता होगा ना कि मतलब कौन डोनर होना चाहिए, हाँ, कौन तो नहीं ये होना रहता चाहिए। है। तो जो हम ट्रेडिशनली मैच कराते आए हैं, मैच कराने में चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म है, जो सबसे बेसिक चीजें हम इंडिया में मैच कराते हैं, बाहर तो बहुत सारी चीजें मैच करानी पड़ती हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर। हमारे तो ब्राउन पीपल में देयर आर वेरी फ्यू लिमिटेशंस, या तो वो बहुत गोरे होंगे या मीडियम होंगे या डार्क कॉम्प्लेक्शन होंगे, तो वो कॉम्प्लेक्शन हम मैच कराते हैं। और हम मैच कराते हैं हाइट और ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इज नॉट मैंडेटरी, सब हर केस में नहीं भी मैच करा सकते, बट जनरली वी ट्राई टू मैच कि हाइट और कॉम्प्लेक्शन जो है वो सिमिलर हो, सो दैट बेबी जब वो बॉर्न होता है तो वो ऑकवर्ड ना दिखे। तो बेसिकली जब कोई डोनर ये डोनेट करता है तो आप उसकी ये डिटेल्स, हम नहीं लेते मतलब हैं, जो बैंक होता है वो सारी तो लेता वो है, बैंक डिटेल्स हाइट लेता है, ब्लड ग्रुप लेता है, कॉम्प्लेक्शन लेता है, इतनी तो मिनिमम चीजें वो लेता ही है। और जब भी हम कहते हैं कि हमारे पेशेंट का ये रिक्वायरमेंट है, वी गेट दैट फ्रॉम सीमेन बैंक, द सिमिलर। राइट, ठीक है डॉक्टर निधि, आगे चर्चा बढ़ाते हैं। एंड हाँ, तो लेट्स अंडरस्टैंड डोनर एग IVF, वो क्या होता है? नेम बहुत हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डोनर एग IVF।
तो ये यहाँ पे हम एग जो लेते हैं वो डोनर का होता है, आपके एक फीमेल जो पेशेंट है उनके बदले किसी और सिमिलर एज ग्रुप का, जो यंग एज ग्रुप है 23 से 35 की एज ग्रुप की एक फीमेल लेते हैं, जो उनके जिसकी हाइट और कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लड ग्रुप मैच। एज वेल, जो पेशेंट हैं जिनको चाहिए एग उनसे मैच करती हुई होती है, वो हेल्दी होती हैं, उनका अपना एक बच्चा भी कम से कम होना चाहिए। तो वो एक डोनर होती हैं जिनको हम बाकी सारी चीजों के लिए स्क्रीन करके, इन्फेक्शन स्क्रीन करके, उनका ओवेरियन रिजर्व देख के, सिमिलर जो आईवीएफ का मैंने शुरू वाला पार्ट किया था कि ये सारे इंजेक्शंस जो होने हैं वो डोनर को लगने हैं, जितने अल्ट्रासाउंड्स होने हैं वो डोनर के होने हैं, और जो एग पिकअप तक का पार्ट है वो सारा डोनर का होगा। फिर लैब में पेशेंट के पार्टनर का सीमेन से उसको फर्टिलाइज किया जाएगा डोनर एग को, और जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा वो पेशेंट में होगा जिसको बच्चा चाहिए। ठीक है, तो हाफ आईवीएफ जो एग पिकअप का पार्ट होता है वो डोनर का होता है, और जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है वो फीमेल में होता है। जो 9 महीने पालती है वो वही मदर पालती है, और डिलीवर भी वही मदर करती है, ब्रेस्ट फीड भी वही कराती है। राइट, बट अगेन आई वुड लाइक टू चेक हाउ open these days the couple are to have an external sperm donor. स्पर्म और एग डोनर, द पॉपुलेशन इज क्वाइट एक्सेप्टेबल नाउ, बिकॉज उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्टिल इनफर्टिलिटी इज मच मोर अ स्टिग्मा इन इंडिया देन डोनर एग एंड डोनर आईवीएफ, डोनर एग और डोनर स्पर्म। और क्या होता है कि दीज आर कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर्स, ये किसी को नहीं बताया जाता है, ये सिर्फ हमारे और पेशेंट के बीच में रहता है। पेशेंट अगर चाहे तो अपने रिश्तेदारों को बता सकता है, हम इस प्राइवेसी के बिल्कुल इट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग फॉर अस, हम ये किसी और के साथ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सो पीपल फील सेफ एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर इट, कर लेते हैं। हाँ, दे आर ऑप्टिंग फॉर इट। So Dr. Nidhi, is surrogacy legal in India? सरोगेसी इज कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया। कंफ्यूजन इसलिए आया है क्योंकि फॉरेन कपल की सरोगेसी इंडिया में बंद हो गई है, उसको काफी साल हो गए अब। दूसरा, कमर्शियल सरोगेसी जो पेड सरोगेसी थी, कि पहले एक फीमेल को पे, जो कपल थे वो पे करते थे और उस बेसिस पे वो उनके लिए एज सरोगेट काम करती थी, वो बंद हो गया है। कमर्शियल सरोगेसी इज बैंड, बट एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी मीन्स कोई भी फीमेल जो आपके लिए सरोगेट बनने को तैयार है बट यू आर नॉट ऑफरिंग हर फाइनेंशियली, वो एल्ट्रिस्टिक ग्राउंड पे आपके लिए काम कर रही है, that kind of surrogacy is completely allowed in India, and this is a proper medico legal process जिसमें proper documentation होता है for everything। ऐसा जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि बच्चा लेके भाग गए या ये सब नहीं होता है। ये बहुत covered by बहुत close knit ART बिल है, सरोगेसी बिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू लीगल एडवाइजर्स, लॉयर के थ्रू सारी चीजें पास ऑन होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा लेके कोई भाग जाएगा या कुछ ऐसा। तो इट इज कंप्लीटली लीगल एंड यू कैन आस्क योर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट अबाउट इट। बट ये जो आप बता रहे हो, इसमें इफ देयर इज नो कमर्शियल एंड फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड, व्हाई वुड अ वुमन बिकम अ सरोगेट? दैट इज ऑन मॉरल ग्राउंड्स। आपकी बहन है, आपकी भाभी है, आपकी सिस्टर इन लॉ है, जब वो आपको इतने साल सफर करते हुए देखते हैं एंड दे नो द रीजन, हम किसी की भी सरोगेसी नहीं कर सकते। देयर आर प्रॉपर क्राइटेरियाज जिस बेसिस पे हम सरोगेट, या तो किसी का यूट्रस जो लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं कमजोर है, या किसी की एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बन रही है, किसी की रेयर केसेस में हिस्टेरेक्टमी यूट्रस निकाला जा चुका है फॉर सम रीजन, किसी के इतने सारे फाइब्रॉइड्स हैं या इतनी सारी एबनॉर्मेलिटी है, कोई कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस भी होता है। सो देयर आर प्रॉपर इंडिकेशंस ऑफ सरोगेसी। किसी का भी सरोगेसी मेरे को जैसे आपको मूवीज में देख के लगता है कि मुझे बच्चा कैरी करने का मन नहीं है तो मैं सरोगेसी करा लूंगी, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, तो कॉमन तो वो जब लोग इतना सफर करते हुए देखते हैं तो पीपल ऑप्ट फॉर इट. यस, इट इज द नंबर ऑफ सरोगेसीज हैव इंक्रीज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि दूसरों के लिए करे, बट बंद नहीं हुआ है. एंड वी होप दैट इट विल इंक्रीज, मोर पीपल विल कम टू एक्ट एज अ सरोगेट, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, so that we'll be able to help more and more people with surrogacy. Yeah, and it's 100% legal. Yes, 100% legal. Right. So any final tips that you want to give to our viewers so that they can start working on it early on only? Very importantly, first step is to know that will you be facing some problem after getting married to get a pregnancy. तो get yourself investigated. हम तो ये भी कहते हैं कि शादी की वजह से आप कुंडली मिलाते हो, आप अपने ब्लड टेस्ट भी कराओ. कॉमन ब्लड टेस्ट हैं, वायरल मार्कर्स जिनको हम कहते हैं, HIV, HbSAg, अपना पैप्समियर कराओ. बहुत सारी जो कॉमन डिजीजेस हैं जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इसकी स्क्रीनिंग हो सकती है. बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है. तो मस्ट जो है, सिर्फ एक सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट जो है वो आपको बहुत जरूरी है. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी रीजन से लगा कि आप इनफर्टिलिटी हो सकती है आपको, तो विजिट एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. जब आपको पता चल गया कि ये, डायरेक्टली आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए. इससे आपका जो स्पैन है वो कम हो जाएगा ट्रीटमेंट तक पहुंचने का. तीसरा पॉइंट ये है कि स्मोकिंग और अल्कोहल, इट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर कल्चर. लेट्स एब्सटेन फ्रॉम इट. आप कम तो कर ही सकते हैं अगर आप कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते हैं. एंड ओबेसिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर. जंक फूड और वेट गेन को आप थोड़ा सा आराम दें. यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है. Right. I think with that we will end our show. Dr. Nidhi, thank you so much for joining us today and sharing your valuable information with all our viewers. And I hope our viewers will also enjoy this episode. और आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा कपल है जो इस चीज़ से जूझ रहा है, तो आप ज़रूर ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करें ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट से निकाल पाए. डॉक्टर निधि झा का क्लिनिक मालवीय नगर में है, बट आई विल स्टिल लेट डॉक्टर निधि टेल यू वेयर आर यू बेस्ड एंड यू नो how can the patients can contact you. Thank you very much, first of all, for inviting me for such a prolonged session. It was our pleasure. Thank you. मैं डॉक्टर निधि झा, आई एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट बेस्ड इन साउथ दिल्ली. मेरा क्लिनिक मालवीय नगर में है और IVF सेंटर भी मालवीय नगर में ही है. सो एनी ऑफ यू, इफ यू नीड it, they'll be displaying my whereabouts. तो आप वहां से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं. Okay, thank you so much viewers for watching the show, and we do hope that you'll get some value information out of it. Thank you, Dr. Nidhi. Thank you. Hi Mayank, it has been a great pleasure to be on your talk show, NH Talk Show. You have been doing a great job making people aware in different aspects of medicine and fitness and health. So I wish you lots of luck and hope you'll be doing it in a much bigger way than now. And I'll always be like to be the part of this. Thank you.